म्यूचुअल फंड के अंदर अगर कुछ कैटेगरीज के फंड में आपने निवेश करके रखा हुआ है तो ये समय है कि उन फंड से बगैर सोचे समझे आपको निकल जाना चाहिए। हम डिटेल्स में बात करेंगे कि कौन कौन से कैटेगरी है, किस किस तरह के फंड से आपको बिल्कुल बगैर सोचे समझे इस समय पे निकलने की ज़रूरत है। इन तमाम तर मुद्दों पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि किस फंड में आपको बने रहना चाहिए और किस फंड में एवरेज करना चाहिए। ये सारी बातें उतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन हम ये बात डिटेल्स में करेंगे कि भाई कौन सी आखिर वो कैटेगरी है और कौन से फंड्स हैं जिनसे आपको बगैर कहे सुने बगैर किसी एडवाइस के निकल जाना चाहिए इस समय पे। मुझे लगता है वीडियो डिटेल्स में होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। सर डायरेक्ट हम अपने मुद्दे के ऊपर तो आएंगे ही कि आखिर कौन से फंड्स है जहाँ से आपको रिडीम करना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम ये समझते कि आखिर सोमवार है कल के दिन में, और कल का मार्केट कैसा रहने वाला है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हर निवेशक के लिए। तो देखिए सिंपल सी बात अगर मैं आपको कहूँ तो भाई एग्जैक्ट कोई भी आपको नहीं बता सकता, और ईमानदारी वाली बात अगर मैं आपको बताऊँ तो निफ्टी के चार्ट पर ले जाकर मैं आपको उलझाऊँ कि अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है या इस ब्रेक को ब्रेकआउट करता है या फिर अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है तो मार्केट यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, ये सारी चीज़ें कहकर अगर मैं आपका टाइम खा जाऊँ तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ख़राब होगा। सिंपल सी कहानी आपको यहाँ पर मैं समझाना चाह रहा हूँ कि भाई मार्केट का सेंटीमेंट देखिए, मार्केट का जो सेंटीमेंट है, सेंटीमेंट के ऊपर भरोसा कीजिए। कल की मार्केट क्या रहेगी और निफ्टी का चार्ट क्या कहता है, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कहते हैं, इन चीज़ों में फंस कर उलझ कर अपने टाइम को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट का जो सेंटीमेंट है, सेंटीमेंट के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए और सेंटीमेंट ही आपको सही रास्ता देगा इस समय पे। बाकी समय में देखेंगे या फिर बाकी समय में पास्ट में जो गुजर चुका उसमें चार्ट के हिसाब से कैसा चला मार्केट, चार्ट के हिसाब से वर्क किया नहीं किया वो बाद में सोचेंगे, लेकिन इस समय पे मैं ये कहता हूँ कि भाई सेंटीमेंट के ऊपर फोकस रखिए। सेंटीमेंट क्या है मार्केट का सेंटीमेंट ये है कि भाई भरोसा नहीं है मार्केट के अंदर, हो सकता है गिरावट भी हो सकती है, हो सकता है थोड़ी बहुत की रिकवरी भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई कुछ भी हो आपको अपने आप में प्रिपेयर रहना है कि अगर गिरावट होती है तो भाई हमको वहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं मेन और असली मुद्दे के ऊपर। कौन कौन से फंड है जहां से आपको अभी रिडीम कर देना चाहिए। सबसे पहले इंटरनेशनल फंड। अगर आपने इंटरनेशनल इक्विटी के अंदर किसी म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करके रखा हुआ है तो मुझे लगता है कि ये समय है जब आपको वहाँ से रिडीम करना चाहिए। लेकिन अगर यूएस की मार्केट में आपके पैसे लगे हुए हैं, मतलब कोई ऐसा फंड है जो यूएस इक्विटी में निवेश करता है, तो वहाँ पर आप रहने दीजिए। यूएस के अलावा किसी भी अदर देश की इक्विटी में निवेश कर रहा है तो वहाँ पर आपको उस फंड को रिडीम कर देना चाहिए। तो ये पहली चीज़ हो गई, यानी इंटरनेशनल फ़ंड। अगर देखिए असल में होता क्या है कि हम चाइना के बारे में जानते नहीं हैं, जापान के बारे में जानते नहीं हैं, या फिर केन्या के बारे में जानते नहीं, या दूसरे कंट्रीज़ के बारे में हम जानते नहीं कि भाई वहाँ की सरकार कौन सी है, क्या चाहती है, किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहती है, और हम वहाँ की इक्विटी में निवेश कर देते हैं। तो नुकसान ये होता है हमारे को कुछ पता तो है नहीं, हमने सिर्फ निवेश कर दिया तो वहाँ पर नुकसान ही होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि भाई, और यूएस की अगर बात हो गई तो यूएस की अक्सर न्यूज़ हमारे यहाँ आती रहती है और आप बराबर देखते रहते कि भाई यूएस के अंदर अभी ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, फेडरल रिजर्व में ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये सारी बातें होती रहती है। तो यूएस की न्यूज़ हमारे यहाँ बराबर आती रहती है, जिसकी वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई यूएस की इक्विटी में अगर आपका निवेश है तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यूएस से बाहर है तो ऑफकोर्स आपको रिडीम करना चाहिए इंटरनेशनल फंड को। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है फंड्स ऑफ फंड्स। वो फंड्स होते हैं जो एक फ़ंड के पैसे दूसरे फंड में निवेश होते हैं और दूसरे फंड के पैसे जाकर स्टॉक मार्केट में निवेश होते हैं। वहाँ पर याद रखिएगा एक्सपेंस बहुत ही हार्ड आपके लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर रिटर्न्स जितने अच्छे मिलने चाहिए उतने अच्छे आपको मिलते नहीं हैं। सोचिए हम म्यूचुअल फंड के अंदर क्यों आते हैं, क्योंकि हमको स्टॉक मार्केट से डर लगता है, या फिर हम ये सोचते हैं कि भाई हम ज़्यादा कुछ मैनेज नहीं करना चाहते, हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है। तो या तो टाइम की कमी है या नहीं तो नॉलेज की कमी है। खास दो बात है जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड के अंदर आते हैं। किसी स्कीम के अंदर हमने निवेश किया, वो स्कीम ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है, लेकिन वो स्कीम अपना पूरा पैसा उठाकर किसी और स्कीम को ही दे दे
तो फिर वहाँ पर क्या रिटर्न्स आपके मिलेंगे? समझिए आपके रिटर्न्स तो बढ़ गए ना। दूसरी बात यह है कि एक्सपेंस आपको डबल जगहों पे देने हैं ना, क्योंकि आपने जिस एमसी को दिया है, जिस फंड को दिया है, वो फंड किसी और फंड को दिया है। तो ऐसा थोड़ी कि अगला वाला फंड जो दूसरे नंबर का फंड हाउस है वो फ्री में काम कर रहा है, उसको भी तो पैसे चाहिए ना। तो फाइनली मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आपने फंड्स के अंदर भी निवेश करके रखा हुआ है तो बिल्कुल वहाँ से आपको अभी रिडीम कर देना चाहिए। उसके बाद आ जाता है सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड। देखिए यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजिंग है। आप ये निर्भर करता है कि भाई आपने इंडिया के सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड के अंदर निवेश किया है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस सेक्टर के ऊपर निवेश किया है। अगर कोई ऐसा सेक्टर है जो चलने वाला है तो ऑफ कोर्स उसके साथ आप बने रह सकते हैं। अगर मैं फ़िलहाल चलने वाला की बात करूं तो मुझे लगता है कि ईवी चल सकता है, उसके बाद हेल्थ केयर हो गया, फिनेंशियल हो गया, बैंकिंग हो गया। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर ऐसा लगता है कि भाई ये सेक्टर इंडिया के अंदर आने वाला कुछ सालों के अंदर चलने वाला है। लेकिन ये भी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, समझ रहे हैं ना, ये भी एग्जैक्ट नहीं कि हाँ ये चलेगा ही। तो इस हिसाब किताब से अगर कोई फंड आपने लेकर रखा हुआ है तो बिल्कुल वो चलेगा। और उसके बाद आईटी की अगर बात करूँ, आईटी सेक्टर का भी अगर आपने फंड लेकर रखा हुआ है, सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड, तो बिल्कुल उसमें आप बने रह सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर कोई है जैसे डिफेंस है, पीएसयू है या एनर्जी है, एनर्जी भी अभी बहुत अच्छी हालत में नहीं दिख रही जैसा कि आपको पता होगा। तो इन सारी जगहों पे बिल्कुल चलने के लायक नहीं है। टूरिज्म हो गया, इस तरह करके कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं इंडिया के अंदर, बेइंतहा सेक्टर है, समझ रहे हैं ना। और लोग क्या करते हैं ना, क्यों निवेश कर रहे हैं, फंड निकला, एनएफओ निकला और निवेश कर देते, उनको लगता है कि भाई पैसा बन ही जाएगा। लेकिन हर तरह के सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड में आपको नहीं उलझना चाहिए। पोर्टफोलियो में एक या दो ही सेक्टोरल फंड रखिए, उससे ज़्यादा सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड रखने की ज़रूरत भी नहीं है। और वो भी ऐसे सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड रखिए जो चलने वाला हो। आपको नॉलेज है, जानकारी है तो आप खुद लीजिए, या नहीं तो किसी से पता करके तब लीजिए। आप फाइनेंशियल एडवाइज़र वगैरह से आप कॉन्टेक्ट करिए, है ना। तो ये सारी बातें हैं। तो ऐसे फंड के अंदर आपने निवेश किया है जो सेक्टोरल एंड थीमेटिक और ऐसे सेक्टर के ऊपर, ऐसे थीम के ऊपर वो आधारित है जिसका कुछ था ही पता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आज के आज उन फंड को आपको रिडीम कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पैसे समझिए कि लॉस होने वाले हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाता है रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट के लिए अगर आपने बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को, रिटायरमेंट के लिए अगर आपने रिटायरमेंट वाला नाम का प्लान लिए हुआ है ना, तो वहाँ पर आपको रिडीम कर देना चाहिए। क्योंकि रिटायरमेंट बोलकर जो प्लान होते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि हम रिटायरमेंट के लिए वहीं पर निवेश करें, समझ रहे हैं ना। हर कोई अपने फ़ायदे के लिए जी रहा है भाई, हर कोई अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा है। अब रिटायरमेंट बोलकर जो प्लान होते हैं ना, वहाँ पर रिटर्न्स आपको अच्छे नहीं मिलते, लेकिन एक्सपेंस ज़रूर हार्ड लग जाते हैं। तो रिटायरमेंट बोलकर जो प्लान है और वो आपने रिटायरमेंट के लिए लिया हुआ है, तो वहाँ पर आपको रिडीम करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि रिटायरमेंट के लिए आपने प्रॉपर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया है, बिल्ड करके रखा हुआ है। तो वहाँ से आपको बिल्कुल हिलने की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर बिल्कुल आप होल्ड करके रखिए, वहाँ पर संभल कर रहने की ज़रूरत है। गिरावट वहाँ पर भी दिख रही होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर पोर्टफोलियो बनी हुई है जहाँ पर आपके लार्ज कैप होंगे, लार्ज एंड मिड कैप भी होंगे, इंडेक्स फंड भी होंगे और भी दूसरी चीज़ें हो सकती है। लेकिन रिटायरमेंट नाम बोलकर जो प्लान होगा तो ऑफ कोर्स वहाँ पर थोड़ा सोच समझ कर अभी आपको बने रहना है। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई निकल ही जाइए तो बेहतर है, क्योंकि भलाई वहाँ पर दिखती नहीं है। फोकट का जो है ना, वहाँ पर एक्सपेंस वगैरह ज़्यादा हार्ड लग जाते हैं। तो टोटली ये 3-4 किस्म के फंड्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको रिडीम करना चाहिए, बिल्कुल ही होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर प्रॉपर पोर्टफोलियो आपने नहीं बनाया है तो वही बना कर रखिए, क्योंकि यही लॉन्ग टर्म में ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, समझ रहे ना। तो फाइनली उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आपका कुछ भी वैल्यूएबल फीडबैक रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।